बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फैसला क्या करेगी? लॉन्ग मार्च करना है या तहरीक अदम एतमाद लानी है? अभी तक अपोजिशन जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है। मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा के इनफरादी तर्ज अमल पर उनके बड़ों के साथ उनकी शिकायत लगाई है कि अगर तमाम फैसले बैठक्स में ही बैठकर इनफरादी तौर पर करने हैं तो पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद क्या था? तो दोनों की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गेम चेंजर बनने जा रही है? अगर गेम चेंजर बनेगी तो तहरीके अदम एतमाद लाई जाएगी, तो उसके लिए क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने अभी तक अपना गेम प्लान जो है वो तरतीब दे दिया? इसी बारे में राना साहब से जानेंगे। राना साहब, पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी या तहरीके अदम एतमाद? इस पे तो कंफ्यूजन है ही, लेकिन तहरीके अदम एतमाद के अब चर्चे कुछ ज्यादा होने लगे हैं जब आसिफ अली जरदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को कुछ यकीन दहानी करवाई और अपनी हिकमत अमली बताई है। तो आने वाले दिनों में ये करने क्या वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, मैं बता दूं तुम्हें, आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता दूं आपको। इस महीने में एक रुखसती है जो शरी रुखसती है बख्तावर की, और अगले महीने में रुखसती है पीडीएम की। दो रुखसतियाँ हो रही। अच्छा, एक शरई और एक सियासी। ठीक है, दो रुखसतियाँ हो रही हैं। मैं आपको ये पिन पॉइंट ये लिख लें ये बात, तहरीके अदम एतमाद के लिए 32 वोट कम है। मैं आज आपको तादाद बता रहा, देखें कल मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम लीग नून के कितने एमपीए जो हैं वो गायब होंगे। आज एक और एमपीए ने मुलाकात की ना भावनगर से जी। तो रोज़ाना आप देखेंगे, हम आपको वक्त से पहले अपने नाजरीन को हमेशा बताते हैं, जो बताते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होता है। इनके पास वोट कम है और ये आसिफ अली जरदारी साहब को भी इल्म है, ये बिलावल भुट्टो को भी इल्म है। अब हुआ क्या है कि वो हर सूरत में अदम एतमाद की तहरीक का एक दलासा देकर वो करना चाहते थे किसी तरह लॉन्ग मार्च जो है ना इसको मुलतवी कर दें या लॉन्ग मार्च की अहमियत को ख़त्म कर दें। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिए, किसी भी तहरीक के अंदर अगर 1 या सवा या 1.5 माह का वक्फा पड़ जाए, उसमें तातल आ जाए, तो वो तहरीकें ख़त्म हो जाती हैं। वो तहरीकें नहीं चलती। तहरीकें होती हैं 3 दिन बाद जलसा, 4 दिन बाद जलसा, 5 दिन बाद जलसा, 6 दिन बाद जलसा, फिर तहरीक चलती है। अगर आप कहें कि वैसे तहरीक चलेगी, तहरीक नहीं चलती। पीपल्स पार्टी जो लेना था उसे सेनेट में मिल जाएगा। आप जेन में रखिएगा, हम आपको ये बिल्कुल आज के प्रोग्राम में हम ब्रेक कर दें। पीपल्स पार्टी सेनेट में अपनी तवक्को से बेहतर रिजल्ट लेगी। मुस्लिम लीग नून सेनेट में अपनी तवक्को से बहुत कम रिजल्ट लेगी। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। और पीटीआई बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगी, बिल्कुल अच्छा स्कोर कर जाएगी। जो आज नजर, ये भी एक गेम हो रही है, नजर आ रहा है ना कि फलां नाराज है, फलां नाराज है। ये 2 से 3 दिन बाद, मैंने कल भी कहा था कि आपको जल्द मिल जाएगा। मेरी इतला के मुताबिक हो सकता है जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हो उन मुलाकात शुरू हो चुकी हो सकता है थोड़ी देर बाद मुलाकात हो जाए, हो सकता है कल के दिन में मुलाकात हो जाए। ये हो जाएगी, आप ज़हन में रखिएगा, ये मुलाकात हो जाएगी। ये उसी तरह है कि किसी को दिखाना कि मेरी टीम बड़ी कमज़ोर है, लेकिन पता चलेगा कि दिखाए कुछ और है, ला के कुछ और खड़े कर दिए। अंडर 90 दिखा के सचमुच की टीम खड़ी। ये यासर होना। यासर, अदम एतमाद नहीं आ रही अभी। अदम एतमाद मार्च भी गुजर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मार्च भी गुजर जाएगा। अदम एतमाद मार्च के बाद कहीं जाके अगर कोई मूवमेंट बनी। मैं आज आपको ये भी बता दूं, आज एक जगह पे मरियम ने जब ये खोखर बरादरान के घर गई तो उसके बाद अपनी वहाँ पे गुफ्तगू में जो इनके करीबी लोग थे उन्होंने कहा जी अदम एतमाद के हवाले से, तो मरियम ने कहा क्या अदम एतमाद वोट पूरे होने से आती है? अदम एतमाद किसी तरफ से इशारा हो तो आती है, और अगर किसी तरफ से इशारा है तो फिर हमें तो नहीं है। अगर हमें नहीं है तो फिर हम किस तरह इस अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनेंगे? आप समझिए ना मैं किस इशारे की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें नहीं है तो फिर हम किस तरह इस अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बनेंगे? और जब हमें नहीं है तो फिर हम पीपल्स पार्टी को क्यों आसरा देंगे, सहारा देंगे? बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो एहसन इकबाल ने गुफ्तगू की है इसके पीछे भी यही चीज़ शामिल थी। हमने एहसन इकबाल से कहा था। उसकी वजह क्या थी? बड़ी क्लियर है। पीपल्स पार्टी जो है, मुस्लिम लीग नून ये समझ की, उसे यकीन है कि पीपल्स पार्टी अपना सारा कुछ कमा के अपना हिस्सा ले चुकी है।
पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ अपना आने वाले दिनों में मजीद मिलने वाला है। देखिए पीपल्स पार्टी के पास सूबा है, पीपल्स पार्टी एक और सूबे में भी कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी सेनेट में ठीक तरीके से चली जाएगी, पीपल्स पार्टी के बहुत से मामला ऐसे हैं जो ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो अब पीपल्स पार्टी क्यों ज़ाया करेगी अपने आप? मौलाना को किस बात पर राम किया गया? मौलाना बेचारे के साथ हाथ हो गया है, ये जो 2 टेलीफोनिक राब्ते हुए हैं, ये इसी तरह होगा। मौलाना साहब को रोजाना कहा जाएगा मौलाना साहब घबराएं ना, आने वाला वक्त आपका है। मौलाना अब करेगा क्या? चल मुझे बता देना। मौलाना साहब ने जब करना है उसके लिए भी मैं आपको आज ही बताऊंगा कि मौलाना कब क्या करने जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूंगा कि मौलाना ने अब अपने सियासी मुस्तकबिल को बचाने के लिए कब क्या करना है, किस तरह करना है। देखिए मौलाना के साथ हो क्या गया है, मौलाना ने 4 लोगों को फारिग किया। मौलाना के अपने KPK से जो उनके साबिक सेक्रेटरी थे, उनकी मुख्तलिफ शूरा के कमेटियों के जो मेंबर थे, वो भी उन्हें छोड़ के चले गए। मौलाना को साबिक MNAs जो KPK में सबसे मजबूत थे, वो भी छोड़ के चले गए। खाली बलोचिस्तान ही नहीं, आप देखें KPK में भी उनको बड़ा धचका लगा है और पीपल्स पार्टी उनको ले दे गई है वहाँ पे सिंध के अंदर, तो पंजाब में तो है ही नहीं वो। नहीं, आप ये देखें ना कि मौलाना के जो साथी हैं वो अभी भी दबे दबे लफ्जों में बात करते हैं। ये जो अब अलहदा हो गए वो अभी भी इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। लेकिन उसमें पता शर्त क्या होगी, मैं आपको ये भी बता दूं। शर्त होगी मौलाना नहीं होगा, तो मौलाना साहब अपने बगैर माइनस मौलाना की बात। हाँ, माइनस मौलाना। तो मुझे बताएं मौलाना साहब आप माइनस मौलाना मानेंगे? अब बात जिस दूरी पे निकल गई है ना, जहाँ तक चले गई है, इस पे बड़ा बहुत मौलाना साहब को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ज़रा आप गौर करें, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब ज़रा उस फुटेज को चलाएं कि जमीयत उलमा इस्लाम जो पेशावर वाला दफ्तर है वो किसने बनवाया, उस दफ्तर की तरह फुटेज चला देना। वो तो वही हाफिज हुसैन साहब वाली बात हो गई, वो कज़ाफ़ी साहब की जानिब से कुछ पैसे मिले जिसके बाद तो ये मुझे बताएं ये इस फुटेज के बाद आपको पता कज़ाफ़ी का बेटा यहाँ पे आया था, इसके बिल्कुल सामने जहाँ पे ये दफ्तर है, उसका बड़ा इस्तकबाल जो भी किया गया। अब एक मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जब आप सबसे पहले फॉरेन फंडिंग की बात कर रहे हैं, मौलाना साहब वहाँ पे एक बहुत तकरीर करके आते हैं और मौलाना साहब के दफ्तर की फुटेज वहाँ जा चले जाए, अगर उनसे पूछा जाए ये जो NGOs है ये पाकिस्तान के अंदर एक दफ्तर पे पैसे लगा रही है, किस हैसियत से लगा रही है? कज़ाफ़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन। हाँ जी, किस हैसियत से लगा रही है भाई? वो सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात है, मजहबी जमात है, इलेक्शन लड़ती है, हुकूमत के खिलाफ जा रही है, दारों के खिलाफ ये बोल रहे हैं, तो फिर जब खुद फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं कौन जवाब देगा? आप गौर करें मौलाना साहब का लहजा जो है, आप कुछ दिन से मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बहुत से लोगों के लहजों में तब्दीली क्यों है, बहुत से लोगों के लहजे जो है वो मध्यम क्यों हो गए हैं, बहुत से लोगों के जोश जो है वो कम क्यों हो गए हैं। ये बड़ी चीज देखने वाली है ना। मौलाना साहब को जनाब उन्होंने राम क्या किया है, मौलाना क्या करेंगे? अब मैं चलें ये भी बता देता हूं, मौलाना साहब ये करेंगे कि जब रुखसती होगी ना PDM की, मैं तलाक नहीं कह रहा, रुखसती कह रहा हूं PDM की जब रुखसती होगी ना, तो उस रुखसती में कुछ लोग तो बेचारे चले जाएंगे ससुराल जहां पे उन्हें कुछ मिल जाएगा, और जो बेचारे बारात के रुखसती के बगैर साथ होते हैं ना, आपको पता वो क्या करते हैं? रोते हैं। वो कहते हैं जनाब बड़े रोते हैं, आंसू देते हैं कि जैसे हमारा सब कुछ छिन गया। तो अब जो रोने वाले हैं ना, उनमें कुछ लोग ये भी होंगे, और फिर रोने वाले कुछ दिन सब्र करने के बाद कहेंगे अब हम अपनी शादी रचाने की कोशिश करें। फिर शादी अपनी रचाई जाएगी, सियासी शादी। वो क्या होगी? फिर मौलाना खुद निकलेंगे। ये तो बारात के फंक्शन पे खाना भी कम पड़ गया, बहुत कम पड़ गया जी। बल्कि कैसी बारात है कि बाराती रो रहे हैं, सारे बेचारे बाराती भी रो रहे हैं और रुखसती वाले भी रो रहे हैं। खुश एक ही है जो जा रहा है डोली में बैठ के या जो लेके जा रहा है, इसके अलावा और कोई खुश नहीं है। मैं आपको बिल्कुल यासर बता दूं, ये होने वाला है। और ये सेनेट का इलेक्शन बड़ा सालम इलेक्शन है। मार्च की बात करते थे, मार्च नहीं हो रहा। मैं फिर कह रहा हूँ फिलहाल मार्च नहीं हो रहा। नज़ीम, राना साहब ने एक नुक्ता उठाया है कि अगर बैरूनी मुदाखलत है, बैरूनी फंडिंग है, तो वो एक सियासी जमात के लिए कैसी हो सकती है? लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद है, उस पर जो पैसे खर्च हुए वो हुकूमत ने कुछ किए, और अगर वहां पर फंडिंग बाहर से हुई है तो वो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत के अंडर है। जिस तरह लाहौर के अंदर शेख जायद अस्पताल है, उसके भी जो पैसे अदा किए गए थे वो शेख जायद की जानिब से दिए गए थे, वो रियासत के मातहत है, बहक़ सरकार है। ये किसी सियासी पार्टी के अंडर नहीं है। सियासी पार्टी के अंडर जब पैसे लगेंगे तो फिर उस पर सवालिया निशान उठते हैं, फिर आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेनेट इंतखाबात। राना साहब भी इशारा कर रहे हैं, सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के पास उम्मीद क्या है? तहरीक इंसाफ
अहनाफ अगर सेनेट इंतखाबात में आगे आती है और सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड के लिए बिल की भी तैयारी की जा रही है, तो उसके साथ साथ अपने अराकीन को भी राम करने के लिए तैयारी की जा रही होगी। तो लॉबी कुछ बनाई जा रही है राणा साहब? जी बिल्कुल बनाई जा रही है। मैं बताऊँ, मेरे इतला के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी, शहजाद अकबर, डॉक्टर फैसल, नवीद शरीफ, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और उसके बाद हो सकता है शहबाज गिल का भी नाम आ जाए, लेकिन अभी वो इस लिस्ट में नाम नहीं है। ये 4 नाम जो हैं ये अभी डिस्कस हो रहे हैं कि सैफुल्लाह नियाज़ी, शहजाद अकबर, डॉक्टर फैसल और नवीद शरीफ। जहांगीर तरीन साहब की याद तो सताती होगी। ठीक, बिल्कुल सताती होगी। जो जहांगीर तरीन साहब सुन है कि मुतहर्रक हैं। अच्छा, हाँ, मेरी इतला के मुताबिक वो मुतहर्रक हैं। वो कहाँ पे मुतहर्रक हैं जल्द नज़र आ जाएगा। लेकिन ये नाम जो मैंने आपको दिए हैं, ये नाम पीटीआई के अंदर गर्दिश कर रहे हैं। पीटीआई के एक ज़ुम्मेदार का नाम था, लेकिन उन पर एक केस साहब का एएनएफ का और दीगर मामलात थे, वो थोड़ा सा पीछे चले गए। सही। अब मुस्लिम लीग नून जो है, जो 4 सीटों से 3 पे आ गई, अब 3 से मैं फिर आपको कह रहा हूँ 2 पे चली जाएगी। वो तो अपनी वजह से ही जाएगी। और कामल अली आगा भी जीत जाएंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग काफ के कामल अली आगा भी जीत जाएंगे। और ये भी मैंने फिर कहा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई नाराज अराकीन में से भी कोई आ जाए इलेक्शन के लिए। ये भी हो सकता है, मुस्लिम लीग नून के नाराज अराकीन में से ही कोई उम्मीदवार भी आ जाए, और ये मुस्लिम लीग के लिए बड़ा धचका हो जाएगा। राणा साहब, आप हवाई तो छोड़ नहीं रहे होंगे, बात है तो बता दें। देखिए, बात मैं हवाई तो नहीं, आपको मैंने कल कहा था, तो आज एक मुलाकात होगी, मुलाकात हो रही है, जो बातें मार्केट में है मैं तो वो बता रहा हूं। जो मुलाकातें हो रही है, लगता है टाइम सेट किया हुआ है, मंगल बुध जुमेरात जुमा, एक दिन नागा होगा। जिस तरह गोश्त का 2 दिन नागा होता है ना, मुलाकातों में 1 दिन नागा होगा। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मुलाकातों में 1 दिन नागा होगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रक हैं। लोगों ने समझा कि वो बड़ा शायद वो काम उस तरह नहीं कर सके, उन्होंने काम भी किया, लोगों को मिले भी हैं, और वो बड़े मुतहर्रक हैं। और इस कदर मुतहर्रक हैं कि आप देखें ना, रोज़ाना मुलाकातें हैं, रोज़ाना किसी ना किसी से मिल रहे हैं। कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। सिर्फ सेनेट के इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने दे। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद जब उम्मीदवार कागजात जमा कराने आएंगे, तो आपके और मेरे ख्यालात जो हैं, जो मिलते जुलते होंगे, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और बहुत से लोग सामने आ जाएंगे। देखें, अभी ना कुछ लोग बड़े शामियाने बजा रहे हैं कि जनाब ख्वाजा दाऊद सुलेमानी जो है वो खिलाफ है। मैंने फिर कहा तो अब ये कह दिया, मेरे हम ख्याल 15 लोग हैं मेरे। सर 20 लोग होंगे, लेकिन जब फिर वो अभी तक ये ऐलान नहीं ना कर रहे कि वो किसको वोट दे रहे। उन्होंने, मैंने फिर आपसे कहा कि वो वोट उधर ही जाएगा जिसका है। लेकिन आपकी नज़र में अगर दस्ते शफकत उन पे स्पीकर साहब नहीं रखते, तो फिर उनका क्या बनता? दस्ते शफकत जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं रखी गई हुई है। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। इक़्तिदार जब होता है ना यासर साहब, इक़्तिदार, तो इक़्तिदार में जो लोग होते हैं वो बड़े पावर में होते हैं, उनका वोट टूटना बड़ा नामुमकिन होता है। आखिरी दिन, आखिरी वक्त तक बहुत कुछ तब्दील होता है। मैं कह रहा हूँ कि देखने में कुछ और नज़र आ रहा है, होगा कुछ और। ये सब कुछ लोग समझ रहे हैं कुछ। मैं तो कह रहा हूँ, जिस तरह अक्सर मैं मुस्लिम लीग नून के लोगों से कहता हूँ, यार आप फैसला पढ़ते नहीं और मिठाइयाँ तकसीम करनी शुरू कर देते हैं और 10 दिन बाद आप ही शोट डालना शुरू कर देते हैं। किसी चीज़ को पहले गौर से देखना चाहिए। एक शख्स कहता है मुझे इख्तिलाफ है, किससे है? वज़ीर आला पंजाब से होके हो गया। वो कहता है मेरे पास 15 लोग हैं, वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ होके हो गया। उसने ये किस जगह कहा है कि सेनेट में हम 15 बंदे जो हैं तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे? किसी एक जगह कहा है उन्होंने? नहीं। तो फिर उम्मीदवार तो तहरीक इंसाफ का है ना। जब तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आता है, पार्टी उन्हें बुला के कहती है मैंने तो आपको तरीका बता दिया था, इस बार चेक होगा वोट किस तरह डालना है। आज वैसे वो बिल की भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मैं कह रहा हूं कि बिल वोट किस तरह डालना है, किस तरह नहीं डालना, सारा कुछ होगा। और अगर शो ऑफ हैंड होता है फिर तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नून लेके कुछ लोग आएंगे नहीं नून लेके कुछ लोग आएंगे नहीं, तो ये सारा कुछ हो जाएगा। देखे ना, हो जाता है। धुंध नहीं भी हो तो गाड़ी खराब हो जाती है किसी के न किसी ने बीमार भी होना होता है ना। यासर साहब, ये सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, सियासी रुख्सतियाँ भी शुरू होने वाली हैं। शरई रुख्सतियाँ तो हैं ही, सियासी रुख्सतियाँ भी शुरू होने वाली हैं। शदीद नाराज़गियाँ हैं, शदीद इख्तलाफात हैं। कल हमने कल रात को ये ब्रेक की थी कि मौलाना साहब के फ़लाँ से फ़ोन पे राब्ते हुए, मौलाना ने ये गिला किया। सुबह से तमाम टीवी चैनल दिखा रहे थे। आज भी हम आपको बता देते हैं, कल से ये सारे दिखाएंगे। कल इन सब सियासी जमातों के रहनुमाओं के आपस में राब्ते होंगे। यस सर, कल इन सब अपोजिशन की जमातों के राब्ते होंगे, टीवी पर टिकट चलेंगे, ब्रेकिंग्स चलेंगी।
लेकिन ये सिर्फ एक ड्रामा होगा और इसके पीछे भी सबसे बड़ी कामयाबी आसफ अली जरदारी साहब की होगी। राना साहब, एक सवाल का जवाब दे दें, फिर ब्रेक पे भी जाना है। ये ज़िमनी इलेक्शन में जाने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने क्या PDM के प्लेटफॉर्म में मुशावरत के बगैर इनफरादी तौर पर किया? जी बिल्कुल इनफरादी तौर पर किया। आज आप देखें ना, आरिफ निज़ामी साहब के प्रोग्राम में तो कह दिया कायरा साहब ने, उन्होंने कहा जी हमने ज़िमनी इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन, इस पर इनको राज़ी कर लिया है, ये राज़ी नहीं थे तो हम अदम एतमाद पे भी राज़ी कर लेंगे। अभी ज़रूरी तो नहीं अदम एतमाद आज ही आ जाए। ये तो कल आपने देखा शेर अली लश्कर साहब ने क्या कहा, अभी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। वो दूर दूर तक कहते थे ना कहे, मैं तो कह रहा हूँ कि आपको शायद इस साल में नज़र ना आए। अदम एतमाद के इशारे होते हैं, अदम एतमाद अभी दूर, आप किस तरह लाएंगे अदम एतमाद? पहले देखें ना, आप गिनती पूरी कर लें। उसने क्या कहा एहसन इकबाल ने कि अगर आपके पास वोट हैं तो ले आए, यानी आप नहीं ला रहे, वो ये नहीं कह रहे कि PDM ले आए, आपके पास वोट है तो ले आए। वही नाकामी पे कंधा इस्तेमाल करना है ना किसी, बिल्कुल इसी तरह। तो इस नाज़रीन देखते हैं कि सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल क्या आता है और जानिब हुकूमत जो शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेटिंग, ओपन वोटिंग के हवाले से बिल की तैयारी में मसरूफ है, वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, आइन साजी होती है, तरमीम होती है, उसके बाद फिर क्या रुख हालात इख्तियार करते हैं वो देखेंगे। दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जमीयत उलमाए इस्लाम के बहुत से अराकीन का नाराज़गी का इजहार और फिर अलग से जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, जो बुनियादी तौर पे नाम रजिस्टर था, उसी को आगे लेकर चलने का आज़म। इस पर हाफिज़ हुसैन अहमद साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जा पहुंचे और फॉरेन फंडिंग के हवाले से बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाबात मौलाना फजलुर रहमान ने देने हैं कि फंडिंग कहाँ से होती रही, वो पैसा कहाँ पर खर्च किया जाता रहा, किस जराए से आती रही। ये बहुत बड़ा इशू है। देखने को एक छोटी सी बात है कि एक दरखास्त दायर की गई, लेकिन मुस्तकबिल में जाके जो बहुत से सवालात उठेंगे, दरीना साथी ने जो सवालात उठाए और बहुत से रुफका जो माजी में आपके साथ थे और दहाइयों आपके साथ रहे, वो अब अलग हो चुके हैं, तो किस वजह से हुए हैं, उनका एजेंडा क्या है, इसी पर बात करने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा शुजाउल मुल्क साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुजाउल मुल्क साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुजाउल मुल्क साहब, नाराज रहनुमा तो मैं नहीं कहूंगा, आप जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से हैं, बुनियादी रुकनीयत भी जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से है, तो अब उस अज़्म को लेकर आगे बढ़ने में जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला बीच में आ गया, आपकी नज़र में ये फॉरेन फंडिंग मौलाना फजलुर रहमान को किस हद तक मुश्किल में डाल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हवाले से आपने हमारे बात को उठाया। असल में जमीयत उलमा इस्लाम का फा ने जब फैसला किया कि हमने ये इन अफराद को निकाला है, जिसमें शिरानी साहब हमारे सबसे बड़े और सीनियर रहनुमा है, और हाफिज हुसैन अहमद साहब जो कि मौलाना से सीनियर है, और मौलाना गुल नसीब खान साहब और मेरे, तो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त हम उसके मेंबर हैं और फा ग्रुप के मेंबर नहीं है। तो इस हवाले से हाफिज साहब ने भी और अक्सर साथियों का पहले से यही था कि जो फॉरेन फंडिंग हो रही है और जो कि मतलब मरकजी जमात, जिस तरह के हाफिज हुसैन अहमद साहब उसके तर्जुमान भी थे, तो ज्यादा तो अंदाजा उनको होगा या उसकी तहकीक के बाद मालूम किया जा सकता है कि कहां कहां से फंडिंग हुई है और किस किस ने की है। तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है ये हल होना चाहिए। अब साहब, आपने कहा आप उस एक कमेटी के मेंबर थे, वो कमेटी जिसको बनाया गया था कि KPK के अंदर बहुत से अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त हुई थी, वो क्या मामला था? आप उसकी कमेटी के मेंबर थे, आज तक उसका चीजें बाहर नहीं आ सकी। हाँ जी, वो जो मरकजी जमात ने कमेटी बनाई थी जिसमें फजल आगा मरहूम साहब और इसी तरह असलम गौरी साहब और सूबे से मेरा नाम जो है उसमें शामिल था, जिसमें बल्कि इससे पहले भी सेनेट अराकीन के जितने भी हमारे नुकसान हुआ था तो उस कमेटियों का भी मैं मेंबर रहा था। तो इस दफा कुछ लेन देन के हवाले से पैसे इसमें इस्तेमाल किए गए थे, खरीदो फरोख्त हो चुका था और कमेटी ने रिपोर्ट पेश करके मतलब मरकजी जमात को जो है वो भेज दिया था।
क्या रिपोर्ट क्या थी वो तो बता दे, आज दुनिया जानना चाहती है। असल में रिपोर्ट जो है वो तो जो मेरे साथ 2 सीनियर मेंबरान थे मरकज की तरफ से, उसकी तयन थी, मैं सूबे की तरफ से था। उन्होंने पता नहीं रिपोर्ट क्या लिखा, लेकिन हमने उसको दस्तखत की थी और अलबत्ता इस बात पे तमाम कमेटी का इत्तेफाक था कि खरीदो फरोख्त हुई है और जिन जिन ने की है उसके नाम भी उसने इकरार भी किया था और जिसने दिए थे उसने भी इकरार किया। कौन कौन नाम थे, हम यही जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते, हम ठीक है रिपोर्ट चले गई, आप उस कमेटी के मेंबर थे। जमीयत उलमा इस्लाम के जो वोट बिके वो किसने बेचे और उसके पैसे किसको गए? मेरे ख्याल में ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी और इसमें बंदा बैठकर वो सारी चीजें लिख कर जो है वो किया जा सकता है, लेकिन इतना जो आप जानना चाहते हैं तो इतना आप जरूर जान सकते हैं कि इसमें ये बात हो गई थी और ये सारी चीजें जो है वो हमने मरकज को भेजी थी। और अफसोस की बात यह है कि जिन जिन के नाम इसमें शामिल थे उसने कमेटी तो बनाई, लेकिन उसकी एक कार्रवाई, उसका एक फैसला जो है इसकी बुनियादी वजह शुजाल मुल्क साहब क्या समझते हैं कि जब एक कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट मुरतब हो गई, तहकीकात हो गई, नाम सामने आ गए, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, वो एक्शन ना लेने में कौन सा शख्स शुमार हो सकता है? तो जाहिर है वो तो मरकजी अमीर ने एक्शन लेना था, कमेटी भी मरकजी अमीर ने बनाई थी और इस हवाले से हमें फिर आगे मालूम नहीं है कि उसमें रुकावट फिर किस चीज की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटी तश्कील दी और कमेटी की रिपोर्ट भी उन्होंने ही दबा ली? बिल्कुल। अच्छा चले 2-1 नाम बता, क्या मौलाना साहब की फैमिली से कोई ऐसा शख्स था जो इस, हमारे पास जो इतला है, जो उड़ती हुई इतला आई है कि कोई अपना ही शख्स था जिसने पैसों का लेन देन किया था, क्या ऐसा मामला था? आपसे मैं लंबी लिस्ट नहीं मांगता। नहीं, मैं लंबी लिस्ट के हवाले से नहीं, लेकिन वो जो कमेटी की रिपोर्ट थी तो इस पे दस्तखत तो हमारे मौजूद थे, लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, आप जिन मीटिंग्स में बैठे, आपने जिन लोगों से पूछा जिन्होंने इकरार किया, उन्होंने क्या कहा कि कितने पैसे किसको दिए और जो सेनेटर बने वो कौन थे? ये तो बता सकते हैं ना सर। ये मैं आपको किसी वक्त तफसील से बताऊंगा, लेकिन इतनी आपकी बात ठीक है कि जो सेनेटर बना था वो भी मेरे ख्याल में सबको मालूम है और जिसने पैसे लिए वो भी तकरीबन सबके सामने है। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है और कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बाकायदा दस्तखतों से गई है। चले, आप किसी मसलहत के तहत अगर अभी नहीं बताना चाह रहे तो फिर किसी और वक्त पे रहे। शुजाल मुल्क साहब ये कहिएगा, बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं कि JUI-FA के जो आप अराकीन थे जो अब अलग हो चुके हैं, या JUI-FA ने आपको अलग किया और आपने ये साबित करने की कोशिश की हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से हैं, तो सिर्फ इसी लड़ाई पे ही आप ये सारे केसेस करवा रहे हैं। वो सवाल ये उठा रहे हैं कि उस वक्त बाकायदा तौर पे एक मुहिम क्यों नहीं चलाई गई कि इस तरह की रिपोर्टें मुरतब हो रही हैं, पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में कि ये बात हमारे जितने भी फोरम हैं सबको पता है और ये सारी चीजें जो है ये मैंने पहले भी अर्ज किया है किसी चैनल पे कि मेरी एक दफा नहीं, 2010 में भी मेरी एक दफा रुकनीत खत्म की गई थी। वो जो इलेक्शन और हमारे जो अंदरूनी जमात के हवाले से मतलब जो जनरल कौंसिल बनाई जा रही है या कोई उसको इलेक्टोरल कॉलेज भी कह सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने वोट देना होता है और किसी को अमीर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करना होता है। तो इसमें जो धांधली की गई थी उसकी निशानदेही की वजह से मेरे और 30 अरकान की रुकनीत खत्म हो गई थी, जो कि दोबारा फिर बहाल तो हुई लेकिन उसमें काफी टाइम लगा। और ये सारी चीजें लोग समझते हैं कि ये अभी से शुरू है, लेकिन ये अभी से नहीं बल्कि काफी अरसे से, शायद कुछ उसके फोरम के हमारे तकारीर शिरानी साहब के वो तो मेरे ख्याल में मीडिया पे भी आ चुके हैं और उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, आपने कहा तो इसमें तो क्लियर हो गया, आप कह रहे हैं किसी वक्त पे बताएंगे, जमीयत उलमा इस्लाम के KPK के अरकान असम्बली सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने अपना वोट तक फरोख्त किया, ये तो बात दुरुस्त है ना? जी बिल्कुल दुरुस्त, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा, इसी तरह सेनेट का इलेक्शन, सेनेट में अदम इत्तेमाद की तहरीक थी,
उसमें बड़ा शोर मचा के मौलाना साहब के भी कुछ करीबी लोग जो हैं उन्होंने वोट भी नहीं दिया। क्या इसमें भी कोई हकीकत है? हाँ, वो तो जाहिर है, हकीकत तो इसी में है कि वो 64 मेंबरान थे, तो फिर बाद में 44 जो है वोट अपोजिशन को पड़े, लेकिन उस कमेटी का मैं मेंबर नहीं हूँ। उसकी हकीकत तो है, लेकिन उसकी तफसीलात मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इतनी बात तो जो है हमारे फोरम पे भी आ गई थी कि 64 अरकान में से सिर्फ 44 जो है वो बाकी बचे थे और हम हार गए थे। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब उसमें भी जमीयत उलमा इस्लाम के कोई लोग थे? तो ये मुझे इसलिए उस कमेटी का मैं मेंबर नहीं था। मुमकिन है उसमें कुछ इधर उधर हुए होंगे, लेकिन मुझे उसका सही तफसीली पता नहीं। एक से बताइए, जब आज़ादी मार्च हुआ, कहा जा रहा है कि आज़ादी मार्च में बड़ा पैसा आया और ठीक ठाक पैसा आया, और उसके बाद आज़ादी मार्च ख़त्म भी हो गया। तो क्या आज़ादी मार्च शुरू होने से ख़त्म होने तक जमात को इत्मीनान में नहीं लिया जाता था? असल में ये कई सालों से अगर मैं कहूँ, या कई प्रोग्रामात के हवाले से मैं कहूँ, या तो मौलाना साहब के सदारत के इलेक्शन लड़ने, या उसके मुहतरम बेटे की डिप्टी स्पीकरशिप की इलेक्शन लड़ने की, और इसी तरह धरने की, और इसी तरह PDM की, ये सारी चीजें मैं खुद शूरा का मेंबर था, मरकजी शूरा का। लेकिन किसी ने मरकजी शूरा को या जनरल कौंसिल को, जिसको हम उमूमी का मजलिस कहते हैं, मजलिस उमूमी, तो किसी ने उसको एतमाद में नहीं लिया था और किसी फोरम पे इसका फैसला नहीं हुआ। मुल्क साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब ये कहते हैं कि आज़ादी मार्च ना करते तो नवाज शरीफ साहब जेल में होते। ये किस मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं? ये तो जाहिर है, अगर इसका मार्च का प्रेशर न होता तो वो बाहर नहीं जा सकते, वो ये बिल्कुल वाज़ेह है। अच्छा, फिर इसका मतलब है, आखिरी सवाल आपसे, कि आप क्या इलेक्शन कमीशन में भी, एक तो आप चले गए अपने नाम के हवाले से, फंडिंग के हवाले से भी, और दूसरा ये जो अरकान असम्बली की फ़रोख्त थी KPK के अंदर, आपने कहा कि वाकई जमीयत उलमा इस्लाम के खरीदो फरोख्त हुई, तो इस पर भी क्या आप लोग जो है किसी तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई दरख्वास्त दे रहे हैं? जी, इस पे इंशाल्लाह हमने मशवरे में बात डाली है, अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये हमारे साथियों के जहन में है कि इन सारी चीज़ों का, या जो यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के मराकज़ बने थे, कहाँ से पैसा आया, किस तरफ से आया, तो इसके हमने ये मशवरा तो किया था, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है अभी तक। तो इंशाल्लाह फाइनल होगा तो फिर, यानी कज़ाफ़ी इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से जो फंडिंग आई है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, और मुशावरत के बाद आप फैसला करेंगे कि किस पे आपको जाना है। बहुत शुक्रिया शुजाउल मुल्क साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इंतखाबात से कबल बड़ी हलचल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वज़रा की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं, जबकि वज़रा जो है उन्होंने सेक्रेटरीज के साथ तहफ़्फ़ुज़ात का वज़ीर आज़म के सामने इजहार कर दिया है। अब आने वाले दिन में हिकमत अमली क्या तरतीब दी जाएगी, वज़रा की कारकर्दगी जांचने के लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है। दूसरी जानिब सेनेट इलेक्शन में ओपन वोटिंग के हवाले से जो तरमीमी बिल है, आइन में तरमीम, उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है कानूनी तरीके से, और एक हफ्ते बाद वो चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी कि कमेटी के जरिए क्या सेनेट इलेक्शन हो पाएंगे। PDM के आइंदा के लाहे-अमल पे, और PDM जो ये मौक़िफ़ अपना रही है कि ब्रॉडशीट जो है वो फ्रॉड शीट है, तो वो ये क्यों कह रही है, क्या राह फरार इख्तियार करना चाहती है? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक हबीब साहब, स्टार्ट करते हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास से। बहुत से अरकान ने वज़रा की कारकर्दगी पे सवाल उठाया। एहतसाब होना चाहिए, आप खुद एहतसाबी पर अमल पैरा हो तो यही एक अच्छा जमहूरी अमल होता है, लेकिन जब आपके अरकान बार बार सवाल उठाते रहे तो मामलात किस तरीके से बेहतर होंगे? देखें, बात यह है कि आज हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और जो लोग ये कहते थे कि जी 18 अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं, आज तमाम अरकान की हाज़िरी जो है वो 100% वहाँ पर मौजूद थी,
और तमाम अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत के ऊपर एतमाद का इज़हार किया और वज़ीर-ए-आज़म के जो इक़दामात हैं, ख़ास तौर के ऊपर जिस अंदाज से जो है उन्होंने कोरोना के दौरान कोरोना को हैंडल किया, ना सिर्फ जो है वो सेहत के शोबे के अंदर बल्कि मुल्क की माशी एक्टिविटी के लिहाज से भी जिस तरह हैंडल किया, उसके ऊपर सब ने उनकी सताइश का इजहार किया। जहाँ तक रहेगी बात, आप बात कर रहे हैं कि लोगों के हवाले से किसने किसके ऊपर तनकीद की, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट होती हैं जिनका हकीकत के साथ उस तरह ताल्लुक नहीं होता जिस तरीके से वो पेश की जा रही होती है। देखें, जब आपकी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर लोग अपना इजहार ख्याल करते हैं, उस इजहार ख्याल की बुनियाद के ऊपर ही आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी दुरुस्त भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टी जो है वो मुतहद है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में मुतहद है, और मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का भी कोई इख्तलाफ जो है वो पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है। अच्छा फ़रख हबीब साहब, आपके अरकान असम्बली जो हैं वो आपकी मीटिंग के अंदर एहतजाज भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, नजीब हारून साहब जो हैं और दीगर जो है उनकी चीज़ें भी सामने आ रही थी। चलें 100% हम कहते हैं दुरुस्त रिपोर्टेड नहीं होता, लेकिन 80%, 85%, 70% कुछ ना कुछ तो होता है। तो जब आपके अपने अरकान जो है मुतमिन नहीं है कारकर्दगी से, तो अवाम का क्या अंदाज़ा लगाते हैं? अवाम किस तरह मुतमिन हो सकते हैं? और ये आपके सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं आपके कंट्रोल में आ रही? देखें, यकीनन जब बात होती है, जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनका मकसद होता है कि अवाम की नुमाइंदगी करें और अपने अपने हलकों की तर्जमानी करें, तरक्याती मनसूबों के हवाले से बात करें। आज कराची के हवाले से बात हुई तो यकीनन जो है वो K4 मनसूबा जो है वो सूबाई सिंध हुकूमत की वजह से सोसरवी का शिकार था, जिसको अब वापडा ने टेक ओवर कर दिया है, वो इसको एग्जीक्यूट करेगी इंशाल्लाह। आइंदा जुलाई के अंदर ग्रीन बस का इफ्तिताह होने जा रहा है। जो कराची सर्कुलर रेलवे है उस हवाले से जो है कंसल्टेंट जो है वो हायर कर लिए गए हैं, और इसी तरीके से महमूदाबाद और कुरंगी नाला की रीमॉडलिंग के ऊपर FW और NDMA ने मिलके वहां पर काम शुरू कर दिया। इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई, और जिस अंदाज से देखें जो महंगाई का जो बार बार मामला आता है, इसके बहुत बेशुमार पहलू हैं। और डॉलर डिवैल्यूएशन हुई, हमारे मुल्क के अंदर रुपया डिवैल्यू हुआ, इंटरनेशनल प्राइसेस के अंदर जो है वो घी की कीमतों में इजाफा हुआ, दालों की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसका असर इन चीज़ों के ऊपर पड़ा। लेकिन पिछले साल जनवरी 2020 में यही जो डेली खाने पीने की अशिया की कीमतों की महंगाई 20% थी, जो अब 8 से 7% के ऊपर मौजूद है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस हवाले से काफ़ी कंसर्न्ड हैं, हर हफ्तावार वो मीटिंग भी लेते हैं, और जो काम इन्होंने नहीं किया, अब हमारा जो ज़राअत का शोबा है वो PMLN की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से पिछले 30 साल से इसको निगलेक्ट किया गया है। अब हम बीज के तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, जो इंटरनेशनल रिसर्च है उसकी तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, खाद की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, और एग्रीकल्चर ग्रोथ के हवाले से जो जदीद मशीनरी का इस्तेमाल हो सकता है उसके ऊपर भी तवज्जो दे रहे हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक ब्रेड बास्केट का किरदार अदा करे और हम खुद जो है वो खुद कफील हो। हमें कोई पैगाम पहुंचाना हो तो फिर रिएक्ट भी उस तरीके से करना चाहिए। आज जैसे कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल साहब पे एतराज़ उठाया कि आप कैसे मुआशी इदाद शुमार पे बात कर सकते हैं, मैं प्रेस ब्रीफिंग के लिए जा रहा हूँ, वो वजाहत देते रहे, मीडिया के कैमरों ने वो चीज़ रिकॉर्ड भी की है। तो इससे फिर अवाम में तासुर क्या जाएगा कि जब टीम जो है वो मुतहर्रिक नहीं है, एक पेज पर नहीं है, तो फिर अवाम को एक सतह पर कैसे लाएंगे? नहीं, देखें उसको इस अंदाज से ना पेश करें। देखें, होता यह है कि जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग होती है तो जितने सहाफ़ी हैं ये सारे हमारा रोज़मर्रा के हमारे इनके साथ मिलना गिलना होता है, तो हर सहाफ़ी की कोशिश होती है कि सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ वो दे कि क्या बातचीत जो है वो अंदर हुई है। तो उधर किसी ने को दादो शुमार पूछा होगा, तो यकीनन ज़ाहिर बात है जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उनकी ये मैंडेट है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कैबिनेट की मीटिंग हो चाहे पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो, तो वो वहाँ पर जाके बाहर प्रेस टॉक करते हैं। तो अगर किसी एक सहाफ़ी ने को बात पूछने की कोशिश की तो वहाँ पर छोटी मोटी बात हो गई होगी, जिसको मैं समझता हूँ इतना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। तमाम एक टीम है और एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, छोटी मोटी बात तो घर के अंदर भी जो है हो जाती है। आगे चलते हैं, जरा अदम इत्माद की बात करते हैं। अदम इत्माद पे बड़ा शोर मचा हुआ है। दूसरी तरफ मैं तो कह रहा हूँ कि PDM की रुखसती का टाइम है, लेकिन मौलाना साहब और आसफ अली जरदारी साहब खासकर बड़े एक्टिव हैं। उनका कहना है कि हम मार्च में सेनेट के इलेक्शन के फौरी बाद तहरीक अदम इत्माद ले आएंगे। आज आपने अपना शो हैंड कर लिया या पावर शो कर दिया, आपने आपके अपने पत्ते शो कर दिए, जो भी आप कह सकते हैं। आपके 18 लोग उधर नहीं गए, तो क्या उनके कोई 18 लोग, 20 लोग, 5 लोग या 10 लोग आपके साथ राब्ते में हैं? देखें राना साहब, आपकी बड़ी ख़ास नज़र होती है इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और आपके पास पहले जो है वो खबर होती है इस हवाले से। आज भी आपने देखा कि पंजाब
उन्होंने तो दिया। मैं समझता हूँ कि इनको अपने लोगों की जो है वो फिक्र करनी चाहिए, इनको इधर उधर नजर मारने की जरूरत नहीं है। स्टेटस बिल के दौरान इनके 35 लोग इनके गायब थे। जब चेयरमैन सेनेट की अदम एतमाद की बारी आई तो इनके 14 लोग आज भी उनको गले से सीने से लगा के ये बैठे हुए हैं। इनको पता है कि किसने वहां पर क्या मामला किया और उसके ऊपर तो इन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जहां तक रही अदम एतमाद की बात, तो यकीनन अदम एतमाद है, लेकिन अदम एतमाद पीडीएम को एक दूसरे के ऊपर है। इनको एक दूसरे पे एतमाद नहीं रहा, एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। एक का मुंह मशरिक की जानिब हो गया, एक का मगरिब की जानिब हो गया है। पीएमएलएन ने अपना ऐलान कर दिया सेनेट का इलेक्शन लड़ने का, पीपल्स पार्टी पहले ऐलान कर चुकी है। फजलुर रहमान साहब जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला किरदार अदा कर रहे हैं। ऊपर से उनके सर के ऊपर जो है वो फॉरेन फंडिंग भी पड़ गई है कि किस तरीके से जो है वो मोमर कदाफी से, लीबिया से और इराक से, सदाम हुसैन से जो है फॉरेन फंडिंग लेके उनका एजेंडा पाकिस्तान के ऊपर नाफिज करते रहे हैं। और आज तो उनकी जो है वो फुटेजेस भी सामने आ गई हैं कि उनका जो पेशावर का उनके घर के साथ मुतसल जो JUIF का दफ्तर है उसकी तख्ती के ऊपर अगर आप दिखा सके तो लिखा हुआ है कि ये मोमर कदाफी ने जो है ये इसके लिए पैसा दिया है, जिसकी तहत जो इनके दफातर बनाए गए हैं। तो जो खुद फॉरेन फंडिंग के मौजूद हो इस मुल्क के अंदर, जो बाहर फॉरेन फंडिंग लेकर आए हो, उनके लल्ले तरल्ले खर्चे जो है वो फॉरेन फंडिंग की बुनियाद के ऊपर चल रहे हो, तो उनसे आप किस किस्म की तवक्को कर सकते हैं और वो किस तरह दूसरे को पे इल्जाम लगा सकते हैं? तो क्या आपने पहले भी इनके खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन में गए हैं? आप पहले भी इलेक्शन कमीशन में गए हैं, बाकी उसके अलावा भी आप देख रहे हैं इन मामलात को, तो क्या ये जो इनका दफ्तर है जिसके बाद वो एक नंबर तख्ती भी लगी हुई है, तख्ती अब तो आज की नहीं है, कई साल पहले की है, और बहुत से दफातर आज हमारे प्रोग्राम में शाहुल मुल्क साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहुत से दफातर से बाहर से फंडिंग आई है। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने अपना वोट बेचा था ये उन्होंने कह दिया। तो अब क्या आप इलेक्शन कमीशन में कोई नई पटिशन लेकर जा रहे हैं? क्या यहाँ इलेक्शन कमीशन को जो पहले आपने पटिशन दी है उसमें कुछ ज़िम्मेदारी देने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं? देखें इलेक्शन कमीशन ने, राणा साहब, इनको 24 फरवरी का नोटिस जारी किया हुआ है। अब इन्होंने आकर अपनी चंदों की रसीदों का हिसाब देना है। इन्होंने बताना है ये दफातर जो है वो किसके पैसे से खोले गए, इसके पीछे क्या मुल्क दुश्मन एजेंडा था इनका, ये किसके कहने के ऊपर मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए जो है वो लॉन्ग मार्चेस करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए लॉन्ग मार्च किया। ये किसके एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं? ये फॉरेन फंडिंग के इंकशाफात मैं नहीं कर रहा, इनके अपने पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद कर रहे हैं। जिस तरह भी आपने शुजाउ मुल्क साहब का नाम लिया है वो कर रहे हैं। घर का भेदी जो है इनका भांजा फोड़ रहा है, घर का भेदी जो है वो लंका ढा रहा है। अब फजल रहमान साहब के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन बुलाए हाफिज हुसैन अहमद साहब को, मौलाना शरानी साहब को, शुजाउ मुल्क साहब को, जो आके बता रहे हैं इस चीज के हवाले से कि उनके पास सबूत मौजूद हैं। क्या समझते हैं अगर इलेक्शन कमीशन नहीं बुलाता, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं बुलाता फरख हबीब साहब, तो फिर क्या आप पटिशन में जाएंगे, किसी और जगह जाएंगे? हम तो चाहते हैं कि मुल्क में तमाम सियासी जमातों का एहतसाब भी होना चाहिए, हिसाब भी होना चाहिए। बिल्कुल, आप राणा साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं और तमाम तर ऑप्शंस भी जो खुले हैं। चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन में तमाम पार्टीज का चल रहा है, तो JUI फजलुर रहमान का भी जो है मामला उनके सामने है और उम्मीद है कि जारी किया हुआ है, तो ये तमाम चीजें अब वहां पर टेकअप होंगी और इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। और इनको ये तमाम तर चीजें अब ये इससे किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, इससे किसी की नजर ओझल नहीं कर सकते। अब तो ये तमाम चीजें खुल के सामने आ गई ना, रोजे रोशन की तरह अयां हो गई हैं। ये किस मुंह से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज कर रहे थे, जबकि इन्होंने खुद इस मुल्क के अंदर फॉरेन फंडिंग की जो है वो बुनियाद रखी है। फजल रहमान ने, नवाज शरीफ ने $10 मिलियन जो है वो उसामा बिन लादेन से लिए थे बीबी शहीद की हुकूमत गिराने के लिए। बीबी शहीद अपनी किताब ये रिकंसिलेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके सफा नंबर 201 में लिखती हैं कि नवाज शरीफ ने $10 मिलियन लिए उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए उसामा बिन लादेन से। शफाफ तहकीकात हो और एहतसाब हो तो सबका हो और बिला तफरीक हो। फरूख हबीब साहब, आज मुशावरत की गई है और फैसला किया गया कि आइन में तरमीम की जाएगी ओपन वोटिंग के हवाले से, तो क्या आपने इस उम्मीद पर यह फैसला किया है कि अपोजिशन इस मामले में आपका साथ देगी, या इस मसलहत के तहत कि शफाफियत के हवाले से अपोजिशन किस हद तक पुरज़्म है यह अवाम पे वाज़ेह हो? देखें, बात यह है कि यहाँ पर कल तो इसमें जो है वो कमेटी बराए वज़ारत कानून और इंसाफ का भी
इजलास है जिसके अंदर ये चीज़ आ रही है आईनी तरमीम के हवाले से। अगर आप देखें इसमें अगर अपोजिशन इसकी मुखालफत करती है, जो कि अभी तक वो कर रहे हैं, तो इससे इनकी मुनाफिकत खुल के आती है। एक तरफ कहते हैं कि हमारी पीडीएम की तहरीक साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए, दूसरी जानिब ये छांगा मांगा की जो सियासत राना साहब इन्होंने लगा रखी, आपको तो बड़ी अच्छी तरह से याद है खरीदो फरोख्त का मामला, ये उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एमएनएज और एमपीएस की बोलियां लगे, जो लाखों लोगों के नुमाइंदे होते हैं उनकी इज्जत क्या रह जाती है। तो अगर ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से सेनेट के इंतखाबात साफ शफाफ होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुकता है, पैसे का रास्ता रुकता है, तो ये अवाम अब देख रही है कि कौन सी जमात जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना चाहती है, कौन सी जमात जो है वो इस पैसे के खिलाफ है, कौन सी जमात जो है इस मुल्क के अंदर जो है वो कानून की हाकिमियत चाहती है। इससे सारा साबित हो जाएगा कौन शफाफियत चाहता है कौन नहीं चाहता। सिर्फ एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। पंजाब में आपका एक सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, वो वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ खुल के सामने आ गए हैं और वो कहते हैं कि 21 से 22 लोग उसके साथ राब्तों में हैं और वो एक अलहदा ग्रुप बनाएंगे। तो क्या पंजाब में ये चीज़ जो है आपकी पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं? देखें राना साहब, बात यह है कि अगर किसी हमारे साथी का कोई इख्तलाफ है, कोई नाराज़गी है या उनके हल्के के मसाइल हैं, तो यकीनन हम हमातन हाजिर हैं उनके लिए, यकीनन उनको हम अपने साथ लेके चलेंगे, उनके मसाइल को भी हल करेंगे। देखें इख्तलाफात होते हैं, पार्टीज़ के अंदर होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि जिससे अपोजिशन कोई उम्मीद लगा के बैठ जाए। इनके सर के ऊपर नाकामी है और कुछ नहीं, इनको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर कोई स्पीकर पंजाब असम्बली को भी जाके मिलता है तो वो भी हमारे इत्तेहादी हैं, और स्पीकर पंजाब असम्बली से मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं मिलना जाके तो किससे मिलेंगे? स्पीकर से तो अपोजिशन भी आके मिलती है, सब लोग मिलते हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस किसी साथी को तो उसको मैं नहीं समझता किसी और किस्म का जो दूर किए जाएंगे। अपोजिशन को कुछ हासिल वाला, अपोजिशन के खिलाफ जो घेरा है वो मजीद तंग हो रहा है और फॉरेन फंडिंग के हवाले से हर एक को जवाब दे होना है। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्त में कमी के बायस हम जाली हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है और माफिया वाली जो बात है उस पर डिस्कस कल करेंगे। आज बात कर लेते हैं भारत के अंदर जो किसानों का एहतजाज है और किसानों ने लाल किले पर जो कब्जा किया, उसके बाद किसान आगे क्या करने जा रहे हैं। और कल के दिन जो भारतीय पुलिस एहलकार जार जख्मी हुए थे, ये आप स्क्रीन पे लिस्ट देख सकते हैं। ये उन एहलकारों की लिस्ट है जो भारतीय रिपोर्टेड है कि ये वो एहलकार है जो कल के हमले के दौरान जख्मी हुए थे। इनके नामों पर भी जरा ध्यान दे लें और नामों के हवाले से ज्यादा ब्रीफ राना साहब कर लेंगे कि क्या नाम है, किस वजह से यही नाम सामने आए हैं, कोई शनासा नाम क्यों नहीं है, कोई मुस्लिम नाम क्यों नहीं है, कोई सिख नाम क्यों नहीं है, क्या बाकायदा हिकमत अमली के तहत उन्होंने किया, और आने वाले दिनों में मूव क्या होगा भारतीय किसानों की मूवमेंट का। राना साहब, सबसे पहले बात लिस्ट पे कर लेते हैं। ये जो अभी हमने स्क्रीन पे अपनी दिखाई है, इस लिस्ट में तमाम नाम जो है वो हिंदुओं के हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या? देखें, ये एक्सक्लूसिव एक हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। ये वो लिस्ट है जो इंडियन हुकूमत ने दिल्ली से जारी की। उसमें उन्होंने कहा जनाब ये लोग जो हैं जख्मी हुए। अब मज़े वाली बात यह है कि पहले कहा गया इनकी तरफ से कि हमने किसी सिख को किसी मुसलमान का उस इलाके से तबादला नहीं किया। बाकायदा प्लानिंग ये हुई कि तमाम सिख मुलाजमीन जो पुलिस में थे, जो उनकी जो स्पेशल फोर्स में थे, तमाम मुसलमान मुलाजमीन, सिख और मुसलमान, इनकी तादाद दिल्ली के अंदर बनती है 52,000, जिनको वहां से दिल्ली से दूसरे सूबों में शिफ्ट कर दिया गया। जब यह एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ ना, कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी ड्यूटी अगर यहां पे लग गई तो ये उनको सहूलत ना दें, तो इन्होंने हिंदू पुलिस एहलकारों, बीजीबी और आरएसएस के लोगों की ड्यूटियां लगा दी कि ये जरा तशद्दुद ठीक करेंगे। अब जब वहाँ पे आपस में इनका फड्डा होता है, वहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन और इनकी आपस में झड़पें होती हैं, तो उसमें जिन लोगों को रिपोर्टेड करके ये मीडिया पे, पहले ये मीडिया से छुपाने की कोशिश करते हैं, फिर ये लिस्ट जब जारी करते हैं तो आप इस पूरी लिस्ट में ज़रा गौर करें। एक सिख नहीं है इस पूरी लिस्ट में, एक भी सिख नहीं है, एक भी मुसलमान एहलकार नहीं है। जिससे जाहिर होता है कि यह बाकायदा एक प्लानिंग थी कि वहां पर अगर सिख होंगे तो सिख सिखों की मदद ना कर दें, मुसलमान होंगे तो मुसलमान जो है वो सिखों की मदद ना कर दें, उनके दिल में रहम ना आ जाए। तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने वहां पे कट्टर हिंदू,
वो जो नफरत करते हैं सिखों के साथ, जो नफरत करते हैं मुसलमानों के साथ, जिन्होंने नौकरी नहीं करनी थी, जिन्होंने, जिस तरह एक सिख को गोली मार के दिमाग में गोली लगी, गर्दन में गोली लगी, उसे मार दिया गया, तो ये वो लोग हैं उनकी तैनातियां की गई। इस लिस्ट से साबित होती है आपको वो उनकी बदनीयती, कि किस तरीके से उन्होंने बदनीयती के साथ वहां पे के साथ एक और प्लानिंग भी की है। खबरें ये भी हैं कि जो सिख मुजाहिरीन थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं किया गया। मैं भी ये भी आपको एक बड़ी खबर दे दूं, जितने सिख गिरफ्तार हुए हैं मुजाहिरीन, उनकी तादाद सैकड़ों में है। वो किसी थाने में नहीं है, किसी जेल में नहीं है। मुसद्दका इतलात ये है कि उनको आरएसएस के जो क्वार्टर्स हैं, उनको जो टॉर्चर सेल हैं, वहां पे रखा गया है और उनको टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है जो बयान नहीं किया जा सकता। बहुत से नौजवान ऐसे हैं कि जो शायद जिस वक्त वो उन्हें छोड़ा जाए तो उनके जिस्म के कुछ हिस्से उनके साथ ना हो, बस ऐसा सलूक किया जा रहा है। भारत को पशेमानी नहीं होती, यौम जमहूरिया इतना बड़ा आप दिन सरकारी सतह पर मना रहे हैं और अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज और अरब ममालिक तमाम चैनल्स की जो हेडलाइन है वो सारी की सारी कवरेज ये है कि लाल किले पे कब्जा है, किसान दिल्ली के अंदर है, पूरे भारत के अंदर बगावत का खदशा है। ये सब की सब हेडलाइंस थी। बिल्कुल इसी तरह है। और ये बाकी आपको बताओ कि पूरी दुनिया में क्या हुआ है। हर दुनिया में हर भारतीय सफारत खाने के बाहर सिखों ने एहतजाज किया है, भारतीय तिरंगे को जमीन पे फेंका है, उस तिरंगे के ऊपर पांव रखे हैं, उस तिरंगे को जलाया गया है। ये किया गया है ये पूरी दुनिया में, बल्कि एक मुल्क के अंदर तो भारतीय सफारत खाने के बाहर खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद के बकायदा लिख दिया गया है, उन्होंने बकायदा वॉल चॉकिंग कर दी है। ये फुटेज मौजूद है, ये सब कुछ है। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर दे दें यासर, अभी ये आग बुझी नहीं, ये जो दिल्ली वाली आग बुझी नहीं, और फरवरी के पहले हफ्ते, मेरे पास वैसे डेट मुकर्ररा तारीख भी मौजूद है, 1 फरवरी भी हो सकती है, 1 और 2 फरवरी, इंडियन पार्लियामेंट का गिराव होने लगा है। जो लाल किले पे पहुंच गए हैं वो पार्लियामेंट में भाई का इंडियन पार्लियामेंट का गिराव होने लगा है। सिखों ने फैसला कर लिया है, पार्लियामेंट हाउस का गिराव होगा और फिर वहां पर भी परचम लहराए जाएंगे। वहां पर अब उनको रोकने के लिए इंडियन हुकूमत क्या हिकमत अमली करती है ये उनका है, लेकिन ये फैसला हो गया है कि फरवरी क्या 1 फरवरी 2 फरवरी पहला जो हफ्ता है ये इंडियन पार्लियामेंट का गिराव। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को भी तो धचका लगा होगा। खत्म हो गया धचका। आज आप देखें ना कहां पे खड़े हो गया वो, आप देखें दिल्ली हब है ना एक, जी मैं आपको लेटर दिखा देता हूं कि दिल्ली में जो टेलीफोन मोबाइल सर्विस है वो बंद करने का अहकामात, टेलीफोन सर्विस बंद कर दी गई है, चढ़ाई कर दी गई है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने के करीब है, दुनिया भर में आपके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया आपके खिलाफ बोल रहा है और आप अकल के अंधे ऐसे हैं कि आपको मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे और अवामी तौर पे कोई बेहतरी का रास्ता दिखाई नहीं देता। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।